कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कीर्ति बोली, क्यों बे चिरकुट की फौज, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माल को छूने की? माल? उसके मुंह से अपने लिए माल शब्द सुनकर माहिर को इतना गुस्सा आया कि उसका मन कर रहा था इन गुंडों से पहले उस लड़की यानी कीर्ति को ही शूट कर दे। कीर्ति आगे बोली, और रही बात इस केस के बंद होने की, तो ये केस तभी बंद होगा जब वो तीनों दरिंदे सड़क के बीचों बीच फांसी के फंदे पर लटके होंगे। कीर्ति की बातें सुनकर वो गुंडे गुस्से में बौखला गए और बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ फायरिंग करने लगे। कीर्ति ने भी अब पीछे से अपनी दूसरी गन निकाली और उन सब की गोलियों से बचते हुए अपने दोनों हाथों से फायरिंग करने लगी। माहिर ने भी मौका देखा और अपनी गन निकाल कर उन गुंडों पर फायर करने लगा। जब कीर्ति के दोनों गन के बुलेट्स खत्म हो गए तो उसने सामने से तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे गुंडे की तरफ अपनी खाली गन फेंक कर मारा और हवा में उछल कर एक जोरदार लात उसके मुंह पर जड़ दिया। अगले ही पल उसने दूसरे गुंडे की कलाई पकड़ी और उसके पेट में 2-3 घूंसे लगाकर एक जोरदार घूंसा उसके नाक पर मारा, जिससे अगले ही पल वो गुंडा भी वहीं धराशायी हो गया। माहिर ने भी उन गुंडों की जमकर धुलाई की, किसी के मुंह पर, किसी के पेट पर, तो किसी के गर्दन को दबोच कर। दोनों ने सबकी अच्छे से मरम्मत कर रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद वहां पर सारे गुंडे जमीन पर पड़े हुए थे। क्या बात है ठाकुर साहब, एक्शन तो कमाल के करते हो, कीर्ति माहिर से इम्प्रेस होकर बोली। जिस पर माहिर उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही थी? क्या ठाकुर साहब, आप भी ना हर रोज मिलते हो, फिर भी एक ही सवाल, कौन हो तुम? इट्स नॉट फेयर ना। कीर्ति अपनी आंखों को छोटा करके बोली और एक कदम आगे बढ़कर माही के गर्दन में अपनी दोनों बाहें लपेट दी। उसके इतना करीब आने से माहिर गुस्से में उसे पीछे की तरफ धक्कर देने लगा, पर कीर्ति टस से मस नहीं हुई। माहिर ने गुस्से में इस बार उसके चेहरे से स्कार्फ खींच लिया, जिससे कीर्ति का खूबसूरत सा चेहरा माहिर की आंखों के सामने आ गया। उसे देखते ही माहिर की आंखें छोटी हो गई और वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम तो वही नर्स हो ना जो आज सुबह हॉस्पिटल में मिली थी? उसके सवाल पर कीर्ति हौले से मुस्कुराई और माहिर की कॉलर पकड़कर उसे पीछे कार से सटाकर उसके चेहरे के करीब झुकते हुए बोली, बिल्कुल सही पहचाना ठाकुर साहब। उसके इतना करीब आने से माहिर की धड़कनें बढ़ने लगी। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगे थे। तो तुम तो वो नर्स हो ना, फिर ये सब? माहिर अपने जज्बातों को संभालते हुए उससे सवाल किया। नर्स तो मैं हूँ ही ठाकुर साहब, पर उससे मेरा भरण पोषण नहीं हो रहा था, तो सोचा क्यों ना कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूँ, और मुझे ना इससे बेटर कोई जॉब मिला ही नहीं। कीर्ति अजीब तरीके से मुस्कुरा कर बोली, जिस पर माहिर उसे गुस्से में घूरने लगा। दूर रहो मुझसे, अजीब बेशर्म किस्म की लड़की हो, जब देखो तब चिपकती रहती हो। माहिर ने उसे पीछे की तरफ धक्का देना चाहा, पर वो अपने पंजों के बल उचक कर उसकी बोलती बंद कर दिया। माहिर हैरानी से उसके चेहरे को देखता रह गया, पर कीर्ति अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कीर्ति को धक्का देना चाहा, तभी उसकी नज़र उसके पीछे पड़ी, जहां एक गुंडा हाथों में गन लेकर उन दोनों की तरफ फायर करने वाला था। माहिर ने कीर्ति को कमर से पकड़ा और उस गुंडे को फायर करते ही उसे लेकर दूसरी तरफ पलट गया। गोली कार के शीशे के आर पार हो गई और कीर्ति उसके सीने से लगी रही। कीर्ति ने बिना अपनी आंखें खोले माहिर के पीछे से गन निकाली और बिना पीछे देखे 2-3 गोलियां चला दी। तीनों की तीनों गोलियां उस गुंडे के सीने में लगी। माहिर हैरानी से उसके इस फाइटिंग स्किल को देखता रह गया। बिना देखे भी वो कितनी आसानी से निशाना लगा पा रही थी। लगभग 10 मिनट बाद कीर्ति ने माहिर के सर से अपना सर टिकाकर गहरी सांसें लेते हुए बोली, आप भी ना एक नंबर के अनरोमांटिक किस्म के इंसान हो ठाकुर साहब। बंदी खुद पहल कर रही है, पर आपको गुंडे से लड़ने की पड़ी है। धत तेरी की। उसकी बात सुनकर माहिर ने अपनी तेज चलती सांसों को संभाला और उसके कंधे पकड़कर पीछे की तरफ धक्का देकर गुस्से में बोला, बेशर्म लड़की। उसके इतना बोलते ही कीर्ति के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। उसने मुस्कुराते हुए अपना सरनामे हिलाया। माहिर ने एक बार घूरकर उसे देखा और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। उसके वहां से जाते ही कीर्ति खुद से बोली,
क्या करूं ठाकुर साहब, अब आपके इश्क ने मुझे बेशर्म बना ही डाला है, तो सोचा क्यों ना थोड़ी बेशर्मी दिखा ही दूं। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों बाहें हवा में फैला दी और जोर से चिल्लाकर बोली, आई लव यू ठाकुर, आई लव यू सो मच। वो अपने दिल में उठे इस नए जज्बात को महसूस कर रही थी, तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। उसने अपना फ़ोन निकाल कर उस पर शो कर रहे नाम को देखा तो गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई। विक्रांत खन्ना। वो धीरे से गुस्से में भुनभुनाई और फ़ोन को जोर से ज़मीन पर पटक दिया। माहिर गुस्से में अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था। उसे ना जाने क्यों कीर्ति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले उसका नर्स होने का ड्रामा करना, दूसरा उसकी आंखों के सामने बब्बन को ले जाना, तीसरा अचानक से उन गुंडों से भिड़ना और उसके बाद ये सब करना। यही सब सोचकर माहिर का दिमाग भन्ना चुका था। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करके बोला, हेलो ताबे, उस लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला? ताबे दूसरी तरफ से बोला, जी साहब, मैंने उनके खिलाफ़ पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और आपके मोबाइल पर भी सेंड कर दिया है। मंत्री के बेटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट का क्या हुआ? माहिर ने पूछा। मिल चुकी है सर, कल सुबह हम उसे अरेस्ट करने जा सकते हैं और आपके कहे अनुसार मैंने ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही कॉन्फिडेंशियल ही रखी है, कांस्टेबल ताबे ने जवाब दिया। गुड, और बाकी 2 लोगों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला? कौन थे वो लोग? माहिर ने पूछा। नहीं साहब, वो तो अभी पता नहीं चला, लेकिन मंत्री के बेटे को दबोचने के बाद हमें जल्द से जल्द उन दोनों के बारे में पता चल जाएगा, ताबे ने कहा। ठीक है, आगे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिले तो सबसे पहले मुझे बताना। जी साहब, जय हिंद, ताबे ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। माहिर ने फ़ोन में कीर्ति की डिटेल्स चेक की तो उसका पूरा नाम पढ़कर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जैसे जैसे वो उसके आगे की इन्फॉर्मेशन रीड कर रहा था, वैसे वैसे उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया और खुद से बोला, मतलब ये नर्स नहीं, अंडर कवर एजेंट है। तभी मैं सोचूं इसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी स्ट्रांग कैसी है। वहीं दूसरी तरफ संजना, नमन और कीर्ति अपने कानों में ब्लूटूथ लगाए एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कर रहे थे। कीर्ति इस वक्त लिफ्ट में थी और वो अपने फ्लैट में जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ नमन किचन में डिनर तैयार करते हुए बात कर रहा था और संजना सावी को अपनी गोद में लेकर सुलाते हुए बात कर रही थी। सबसे पहले कीर्ति बोले, मैम, मंत्री ने अपने बेटे को बचाने की पूरी प्लानिंग कर लिया है। उसने डॉक्टर से ऐसा रिपोर्ट तैयार करवाया है जिसके बेस पर उसने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि उसका बेटा पूरे 1 महीने से पैरालाइज है। चलना फिरना तो दूर, वो हिल भी नहीं सकता। नमन आगे बोला, मैंने उसके बाकी के 2 दोस्तों का इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है। एक का नाम निर्वाण कपाड़िया, ब्रदर ऑफ समच्छ कपाड़िया। समच्छ कपाड़िया इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन है, उससे पंगा लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरा जतिन जुनेजा, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उन दोनों की बातों को सुनकर संजना काफ़ी देर तक शांत रही। वो अपने दिमाग के सारे पेच लड़ाई और आखिरकार उसने कीर्ति से पूछा, माहिर की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? उन्होंने मंत्री के बेटे सतीश के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवा लिया है। आई थिंक कल सुबह उसे अरेस्ट करने जाएंगे, कीर्ति ने जवाब दिया। वो बात करते करते अपने फ्लैट के दरवाजे तक आ चुकी थी। उसने डोर को अनलॉक किया और अंदर आ गई। तुम दोनों ध्यान से मेरी बात सुनो, संजना ने उन दोनों को अपना प्लान बताया, जिसे सुनकर दोनों ने डन कहा। फिर बाय बोलकर संजना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कीर्ति ने अपना शूज निकाल कर वहीं दरवाजे के साइड में लगे रैक पर रखा और अंदर आ गई। किचन से बर्तनों के टकराने की आवाज़ आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई और चेंज करके किचन में आई, जहां लगभग 16 साल की एक लड़की प्लेट में खाना निकाल रही थी। उसने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखा था। उसके सिल्की बाल कंधे से थोड़ा नीचे तक आ रहे थे। दूध जैसा गोरा रंग, बड़ी बड़ी गोल काली आंखें और उसका भोला भाला सा गोल चेहरा, जिसे देखकर ही पता चल रहा था वो कितनी ज़्यादा भोली भाली और मासूम है। कीर्ति पीछे से उस लड़की को गले लगाकर बोली, माई स्वीट हार्ट अमोली, आज तो तूने मेरे आने से पहले ही डिनर तैयार कर लिया। आखिर बात क्या है? अमोली ने कीर्ति के हाथ अपने कमर से हटाया और उसे घूरते हुए बोली, चलो खाना खाते हैं।
उसके खाने के 2 प्लेट अपने हाथों में उठाया और बाहर हाल में लगे सोफे पर आलती पालती मारकर बैठकर खाने लगी। कीर्ति भी आई और उसके बगल में बिल्कुल उसी की तरह बैठकर एक हाथ से प्लेट लेकर दूसरे हाथ से खाने लगी। दी, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, प्लीज़ आप ये सब करके मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, अमोली ने हल्का नाराज़गी से कहा और वापस खाने में जुट गई। क्या मैं जान सकती हूँ मेरी अम्मू मुझसे नाराज़ क्यों है? कीर्ति ने उसके कंधे से अपना कंधा टकरा कर पूछा, जिस पर अमोली उसे घूरते हुए बोली, ये एसीपी और आपका क्या चल रहा है? अमोली के इतना पूछते ही कीर्ति को खांसी आने लगा। अमोली ने जल्दी से गिलास का पानी उठाया और कीर्ति को पिलाते हुए उसका पीठ सहलाते हुए बोली, दी, आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। पहले तू ये बता, तू मेरी जासूसी करना कब छोड़ेगी? तुझे कैसे पता चला ठाकुर के बारे में, आई मीन एसीपी के बारे में? ओह, मतलब आप उन्हें ठाकुर बुलाती हैं। वैसे कहाँ तक पहुँची आप दोनों की लव स्टोरी? अमोली थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए बोली, जिस पर कीर्ति ने उसे घूर कर देखा और उसके सर पर हल्का चपत लगाकर बोली, चुपचाप खाना खा, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है। प्लीज़ दी, बताओ ना, कल रात को आप नींद में बोल रही थी आई लव यू ठाकुर, अब आप कोई अरे गहरे को तो आई लव यू बोलोगी नहीं, तो सीधे सीधे बताओ ना कहाँ तक पहुँची आप दोनों की लव स्टोरी? वैसे आप दोनों ने अभी तक किस विस किया या नहीं? अमोली ने शरारती टोन में पूछा। उसके ऐसी बातें सुनकर संजना को खांसी आने लगी। उसने सामने रखा पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में गटक गई। वैसे किस पहले किसने किया था, उन्होंने या आपने? अमोली थोड़ा और इंटरेस्ट लेते हुए बोली। इस बार कीर्ति ने उसे घूर कर देखते हुए डांट लगाई, चुपचाप खाना खा वरना मेरा थप्पड़ खाएगी। कोई बात नहीं, आप नहीं बताओगी तो आपका फ़ोन है ना, मैं डायरेक्ट एसीपी को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि पहले किसने किया था, उन्होंने या आपने? अमोली ने उसका फ़ोन उठाकर जैसे ही माहिर का नंबर डायल करने वाली थी, कीर्ति उससे फ़ोन छीनने लगी, पर अमोली उसका फ़ोन लेकर हाल में इधर उधर भागने लगी और उसके पीछे पीछे कीर्ति उसे पकड़ते हुए बोली, अम्मू, तुझे डॉक्टर ने उछल कूद करने के लिए मना किया है ना, प्लीज़ भागना बंद कर और मेरा फ़ोन दे दो। नहीं, पहले आप बताओ, पहले किसने किया था, आपने या एसीपी ने? अमोली अभी भी अपने सवाल पर अटकी हुई थी। यार, मैंने किया था, वैसे भी वो ठाकुर निहायत ही अनरोमांटिक किस्म का प्राणी है, कीर्ति फ्लो में बोल गई और उसकी बात सुनकर अमोली का मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसका रिएक्शन देखकर कीर्ति ने अपना सर पकड़ लिया और वहीं सोफे पर धम से बैठ गई। लग गई लंका, वो धीरे से बुदबुदाई, सच में आपने किया था? अमोली अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली और उसके सामने आकर टी टेबल पर आलती पालती मारकर बैठ गई। बहुत हो गया तेरा, चल जाकर हाथ धो और चुपचाप सोने जा, कीर्ति ने उसे आंखें दिखाकर डांट लगाई और अपना फ़ोन लेकर रूम में जाने लगी। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। नंबर देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। गहरी गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव करके गुस्से में बोली, कितनी बार कहा है मुझे कॉल मत किया कीजिए, समझ नहीं आता आपको? बेटी मेरी बात। दूसरी तरफ से एक आदमी ने कुछ बोलने की कोशिश की, तभी कीर्ति उसे बीच में टोकते हुए गुस्से में बोली, नहीं हूँ मैं आपकी बेटी, 1000 बार आपको समझाया है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरे परिवार में सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन है। आइंदा दोबारा मुझे कॉल करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा मिस्टर खन्ना, कहीं मैं ऐसा वैसा कुछ बोल गई तो तकलीफ़ आपको ही होगी। कीर्ति, लिसन टू मी। दूसरी तरफ से अभी आवाज़ आ ही रही थी, लेकिन कीर्ति ने उनकी बातों को इग्नोर करके कॉल कट कर दिया। डैड थे? अमोली ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। तेरे डैड होंगे, पर वो धोखेबाज इंसान मेरे कुछ नहीं लगते, कीर्ति ने नफरत से कहा और अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई। अमोली भी उसके पीछे पीछे आई और उसके बगल में लेटकर जोर से उसे हक कर लिया। मेरा भी उनसे कोई रिश्ता नहीं है, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक बहन है और वो आप हो, अमोली ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा। कीर्ति ने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू किया और उसकी तरफ करवट लेकर उसकी आंखों से बहते आंसू को पोंछकर प्यार से बोले, आई एम सॉरी, मुझे तुझे नहीं डांटना चाहिए था। नहीं दी, आप मुझ पर गुस्सा भी कर सकती हो और मुझे डांट भी सकती हो, मुझे आपकी बातों का कभी बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है। आपकी डांट सुनकर ऐसा फील होता है जैसे मम्मा मुझे डांट रही हो, अमोली हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर कीर्ति भी मुस्कुराने लगी। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर सो गईं।
अगली सुबह माहिर अपनी पूरी तैयारी के साथ मंत्री वेदांत जायसवाल के घर उसके बेटे को अरेस्ट करने के लिए आया। उसने जैसे ही अपना कदम वेदांत जायसवाल के दरवाजे पर रखा, उसके सारे चिरकुट चमचे माहिर को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगे। माहिर सबको इग्नोर करते हुए सीधे हॉल में आया और अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर रिस्पेक्ट से बोला, सर, आपके बेटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, हमें उसे अभी के अभी गिरफ्तार करना होगा। माहिर की बात सुनकर वेदांत अकड़ कर मुस्कुराते हुए बोला, जरूर एसीपी, अगर मेरे बेटे ने कोई गुनाह किया है तो उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। पर क्या आप बताएंगे कि मेरे बेटे ने कौन सा गुनाह किया है? निशा रेप एंड मर्डर केस में सबसे ऊपर आपके बेटे का ही नाम है। विक्टिम ने मरने से पहले उसका जिक्र किया था। माहिर ने पूरे रिस्पेक्ट से जवाब दिया। भले ही उसके चेहरे पर शांति थी, पर उसके दिल में एक अलग ही आग लगी हुई थी। मंत्री के सामने सर झुकाकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ईमानदारी के साथ गद्दारी कर रहा हो। मंत्री जी हंसते हुए बोले, क्या ये सीपी, तुम भी कैसे कैसे मजाक करते हो? निशा रेप मर्डर 1 हफ्ते पहले हुआ है, पर मेरा बेटा तो पूरे 1 महीने से पैरालाइज है। और तो और आज हम उसे दूसरे देश इलाज के लिए ले जाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने पहले ही कोर्ट से परमिशन ले ली है। वेदांत ने हंसते हुए कहा, जैसे वो माहिर का मजाक उड़ा रहा हो। उसके हंसने और बात करने के तरीके से माहिर ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। एक पल के लिए उसके दिल ने कहा कि अभी के अभी वेदांत के जबड़े को हिलाकर रख दे, पर अफसोस वो उसका जबड़ा छटका कर इसका जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि वो मजबूर था अपने ऊपर पहने इस खाकी वर्दी की वजह से। और नहीं तो क्या, मैं भी छोटे साहब को और डॉक्टर्स को बुलाता हूँ, मंत्री का चापलूस पीए बोला। और अगले ही पल डॉक्टर्स के एक टीम के साथ सतीश को व्हीलचेयर पर बैठाकर हॉल में लेकर आएगा। माहिर ने डॉक्टर के हाथ से सतीश की रिपोर्ट ली तो उस रिपोर्ट के हिसाब से सतीश सच में 1 महीने से पैरालाइज था, पर माहिर अच्छे से जानता था ये सब उसका नाटक है। माहिर ने अभी इतना ही कहा था, तभी उन सब के कानों में एक लड़की की मीठी सी आवाज़ गूंजी, एक्सक्यूज़ मी एवरीवन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उस लड़की ने दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर आने की परमिशन मांगी। सबने उस लड़की की तरफ देखा तो उसने वाइट जीन्स के साथ ग्रीन कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहन रखा था और उसके ऊपर वाइट डॉक्टर की कोट पहन रखी थी। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और उसके खुले घुघराले बाल हवा में इधर उधर लहरा रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी काजल से सनी काली आंखों को देखकर एक पल के लिए सब मानो उसकी खूबसूरती में खो से गए। सबको अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर वो लड़की मन ही मन खुद से बोली, अच्छा हुआ तुम यहाँ नहीं हो विवान, वरना पता नहीं इन सब का क्या होता। उसने गहरी सांस ली और अपना सरनामे हिलाते हुए अंदर आ गई। आप लोग तो समझ ही गए होंगे ये है कौन? ऑफ कोर्स हमारी संजू है, और कौन? माहिर उसे भौहें सिकुड़ा कर ना जाने कितनी देर से घूर रहा था। संजना अंदर आई और वेदांत के सामने खड़ी होकर अपनी मीठी आवाज़ में प्यार से बोली, सर, मैं एसीपी माहिर ठाकुर के साथ आई हूँ। इन्हें पहले से सतीश के कंडीशन के बारे में पता था, इसलिए ये मुझे अपने साथ लेकर आए हैं ताकि मैं एक बार सतीश का चेकअप कर सकूँ। संजना ने अपनी बात खत्म की और माहिर की तरफ देखा, जो ना जाने कब से अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। उसने उसे इग्नोर किया और फिर मंत्री को देखकर प्यार से बोली, सर, क्या मैं उन्हें चेक कर सकती हूँ? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? संजना ने इतने प्यार से पूछा कि मंत्री भी एक पल के लिए पिघल गया। हाँ हाँ, बिल्कुल चेक कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लो में वेदांत बोल गया। पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ उसने क्या कह दिया। पर अफसोस वो संजना को मना कर पाता, इससे पहले ही वो सतीश के सामने जाकर खड़ी हो चुकी थी। संजना सतीश के व्हीलचेयर की तरफ थोड़ा सा झुकी और उसकी आंखों में अपने गुस्से से लाल हुई आंखें डालकर देखते हुए धीरे से बोली, गुड बॉय मिस्टर सतीश जायसवाल। उसके ये धीरे से कहे हुए शब्द में इतना ठंडापन था कि एक पल के लिए सतीश का दिल भी अंदर से कांप उठा, जैसे अगले ही पल उसकी सांसें ही थम जाएंगी। संजना सीधी खड़ी हो गई और मंत्री को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा आपने मंत्री जी, आपके भाई पूरे 1 महीने से पैरालाइज्ड हैं, पर डोंट वरी, मैं अभी 2 मिनट में उन्हें ठीक करके दिखाती हूँ। उसने चुटकी बजाई और अगले ही पल नमन वार्ड बॉय के कपड़े पहने अपने हाथों में पेट्रोल की गैलन लेकर अंदर आया।
संजना ने उसके हाथ से पेट्रोल का गैलन लिया और उसका ढक्कन खोलने लगी। उसके हाथों में पेट्रोल का गैलन देखकर वहां पर खड़े सब हैरानी से उसे देखने लगे। वेदांत जल्दी से संजना के पास आकर बोला, क्या तुम पागल हो? ये क्या कर रही हो? संजना बिना कुछ कहे ही वेदांत की तरफ घूमी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हारे भाई का इलाज कर रही हूँ कमीने, दिखाई नहीं देता? अचानक से उसके बदले हुए टोन को देखकर मंत्री के साथ साथ वहां पर खड़ा हर एक इंसान हैरान रह गया। माहिर ने अपना सरनामे हिलाया और अपने दोनों हाथ फोल्ड कर मजे से ये ड्रामा देखने लगा। ये लड़की पागल हो गई है क्या? मंत्री का पीए बोला, पर संजना ने उसे इग्नोर किया और पूरा का पूरा पेट्रोल सतीश के बॉडी पर उड़ेल दिया। जब बात हाथ से निकलती हुई नजर आई तो माहिर संजना को रोकते हुए बोला, संजना स्टॉप। माहिर ने उसे रोकना चाहा पर संजना ने उसकी एक न सुनी। अबे हरामखोरो, मैं क्या तुम्हें खड़े रहने के पैसे देता हूँ? रोको इस सन की लड़की को। वेदांत गुस्से में बौखलाकर घुर्राते हुए अपने आदमियों को बोला। उसके आदमी अपने अपने हथियार लेकर संजना की तरफ बढ़े, पर उससे पहले ही नमन ने अपनी गन निकाल कर वेदांत के माथे पर तान कर तेज आवाज में बोला, अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो अगले ही पल इस मंत्री की खोपड़ी खोल दूंगा। उसकी धमकी सुनकर सब अपनी अपनी जगह पर रुक गए। मंत्री के चेहरे से पसीने छूटने लगे, एक तो अपने ऊपर तने हुए गन की वजह से और दूसरा अपनी आंखों के सामने अपने भाई को पेट्रोल से नहाए हुए देखकर। संजना की हरकतों को देखकर वहां पर खड़े डॉक्टर्स की सारी टीम मेंबर के पसीने छूट रहे थे। संजना ने तिरछी मुस्कुराहट लिए डॉक्टर को देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, माचिस प्लीज डॉक्टर साहब। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर फ्लो में बोल गया, पर संजना की लाल हुई आंखों को देखकर उसकी आधी आवाज़ गले में ही दबी रह गई। मेरा मतलब है लाइटर यूज करता हूँ मैं। उसने जल्दी से निकाल कर संजना को दिया और संजना ने बिना कुछ सोचे समझे उसे जलाकर सतीश के ऊपर फेंक दिया। स्वाहा। संजना नो, माहिर जोर से चिल्लाया, पर तब तक आग की लपटें सतीश के कपड़ों में लग चुकी थी। आहा! अचानक से सतीश व्हीलचेयर से चिल्लाते हुए उठा और जल्दी जल्दी अपने कपड़ों से आग बुझाने लगा। सब हैरानी से उसे देखने लगे। हालांकि सबको पता था वो नाटक कर रहा था, पर इतनी जल्दी व्हीलचेयर से उठकर अपने नाटक को पूर्ण विराम लगा देगा ये किसी को नहीं पता था। लीजिए मंत्री जी, हो गया आपका बेटा बिल्कुल ठीक। बोले तो चकाचक, संजना ने कहा और वेदांत की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी। एसीपी सर, अगर आप कहें तो हम लोग थोड़ी हाथ की सफाई कर लें। वो क्या है ना, जब से उस बच्ची की हालत हमने देखी है तब से हाथों में खुजली मची हुई है। माहिर के साथ आई हुई एक लेडीज कांस्टेबल ने कहा। खुजली तो मेरे हाथों में भी मची हुई है, पर मैं पुलिस स्टेशन में साफ करूंगा। तुम लोग चाहते हो तो कर लो, माहिर ने जवाब दिया। अगले ही पल माहिर के साथ आए हुए उसके टीम मेंबर मरम्मत से सतीश की धुलाई करने लगे। कोई लाश से, कोई हाथ से, कोई लाठी से, हाथ में जो आ रहा था अच्छे से उसकी धुलाई की और उसका कॉलर पकड़कर बाहर ले जाने लगे। अबे हरामखोरो, खड़े क्या हो, रोकोगे उन्हें? वेदांत जोर से चीखा। वो लोग बाहर आ गए थे कि अचानक से वेदांत के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। कोई तलवार, कोई चाकू तो कोई बंदूक से उन सब पर वार किए जा रहा था। माहिर की टीम मेंबर के साथ माहिर, संजना और नमन भी छुपकर उन सब पर फायरिंग करने लगे। सब एक दूसरे से लड़ने में इस कदर बिजी थे कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब कीर्ति अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आई और सतीश को खींचकर अंदर वैन में बैठा लिया। उसने सीटी मारकर नमन की तरफ इशारा किया और अगले ही पल नमन वैन ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। कीर्ति भी वहां से जाने के लिए मुड़ी कि अचानक उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके मुंह से अचानक ही जोरदार चीख निकल गई। भाभी लीन डाउन, कीर्ति जोर से चीखी, पर गोलियों के शोर शराबे में संजना को उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दिया। उसने अपना गन निकाला और दौड़ते हुए संजना के सामने आकर खड़ी हो गई। संजना को पुश करते हुए अपने झुकने को हुई कि अचानक एक बुलेट आकर उसके बाह के आर पार हो गई। आह कमीने तेरी तो! कीर्ति ने गुस्से में जिस गुंडे ने संजना की तरफ फायरिंग किया था उस पर अंधाधुंध 6 की 6 गोलियां बरसा दी। कीर्ति, आर यू ओके? संजना ने फिक्रमंद होकर उससे पूछा। या भाभी, आई मीन मैम, आई एम फाइन। आई थिंक अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो। संजना और कीर्ति मौका देखकर वहाँ से निकल गए। कीर्ति मेन गेट के पास आई और एक बार फिर पीछे मुड़कर माहिर को देखने लगी।
जो ना जाने कब से गुस्से से उसे घूर रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था जब कीर्ति ने सतीश को वैन में बैठाया था। कीर्ति ने बिना भाव के उसकी तरफ देखा और वहां से चली गई। 1 घंटे बाद कीर्ति अपने रूम में बेड के पास खड़ी होकर अपना ब्रेसलेट निकाल रही थी कि अचानक से कोई आया और उसे खींचकर अपनी तरफ घुमाकर अचानक से उसके होठों को लॉक कर दिया। उसे बेदर्दी से किस करने लगा। कीर्ति ने एक बार फिर उस शख्स का चेहरा देखकर अपनी आंखें जोर से बंद कर लिया, क्योंकि वो माहिर था। वो अपना गुस्सा इस तरह निकाल रहा था। कीर्ति जानती थी वो उससे गुस्सा है और उससे मिलने भी आएगा, पर वो इस तरह अपनी नाराज़गी जताएगा ये उसे नहीं पता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लिया और उसके गुस्से के शांत होने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद माहिर उससे अलग हुआ और उसके सर से अपना सर जोड़ लिया। इतनी शिद्दत से नाराज़गी मत जताया करो ठाकुर, वरना आगे चलकर बहुत पछताओगे। कीर्ति बमुश्किल अपने सांसों को काबू करते हुए बोली और अगले ही पल माहिर का कॉलर पकड़कर पीछे बेड पर गिर गई और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। माहिर की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसका गुस्सा भी थोड़ा ठंडा पड़ चुका था, लेकिन फिर वो उसे धक्का देते हुए बोला, तुम मेरे साथ प्यार का नाटक करके मेरा ध्यान इस केस से डाइवर्ट करना चाहती हो ना। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा ये घटिया चाल। माहिर ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कीर्ति के होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट तैर गई। वो उसका कॉलर पकड़कर थोड़ा और अपने करीब खींची और मुस्कुराते हुए बोली, इल्जाम लगाने से पहले एक बार मेरा रिकॉर्ड चेक कर लेते ठाकुर, शायद तुम्हें अपने कहे हुए लफ्ज़ों पर अफसोस होता। तुम कोई भी बात सीधे तरीके से नहीं बोल सकती, हर बात को घुमा फिरा कर बोलना ज़रूरी होता है। माहिर ने गुस्से में कहा। तो सीधी सी बात यह है ठाकुर, तुम भी अपने फ़र्ज़ को निभा रहे हो और मैं भी अपने फ़र्ज़ को निभा रही हूँ। हम दोनों भले ही सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं, पर हमारा सामना एक दूसरे से ही है। तुम उन दरिंदों को पकड़कर कानूनी तरीके से सज़ा दिलाना चाहते हो और हम उसे पकड़कर उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ मौत की सज़ा देना चाहते हैं। ट्रस्ट मी ठाकुर, उस जैसे दरिंदों के लिए सिर्फ़ एक ही सज़ा है और वो है मौत। और ये डिसाइड करने वाली तुम होती कौन हो? ये हक कानून का है। ना ठाकुर ना, ये हक कानून का नहीं, उस माँ का है जिसने अपनी आंखों के सामने अपने मासूम बच्ची को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। ये हक उस माँ का है जिसने अपनी बच्ची को उस हालत में देखा है जिस हालत में वो अपने दुश्मनों के बच्चों के बारे में भी नहीं सोच सकती। ये हक हर उस लड़की का है जो बिना किसी गलती के इन हौसी लोगों का शिकार बनकर अपना वजूद, अपनी हिम्मत, अपना मान सम्मान सब खो देती है। ये हक सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों का है जिनके जिस्म बिना गलती के नीचे नोचे जाते हैं। तुम इमोशनल हो रही हो कीर्ति। माहिर उसके बातों को समझ रहा था, फिर भी उसने अपना तर्क रखा। और तुम कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहे हो ठाकुर, कीर्ति ने मुस्कुराकर कहा। फ़र्ज और इमोशन दो अलग अलग चीज़ हैं, इन्हें अलग रखा जाए तो ही बेहतर है, माहिर ने कहा। बिना इमोशन के फ़र्ज नहीं निभाए जाते ठाकुर, कीर्ति ने जवाब दिया। माहिर ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब तक उसने जितना भी कीर्ति को जाना था वो अच्छे से जान चुका था कि वो कितनी ज़िद्दी और अपने फ़र्ज को लेकर कितना जुनूनी है। नहीं मानोगी ना तुम, वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, जिस पर कीर्ति ने उसके कॉलर को पकड़ा और अपने और करीब खींचकर उसके होठों को चूमकर धीरे से बोली, बिल्कुल नहीं ठाकुर। माहिर ने गुस्से से उसके हाथों को झटका और उठकर खड़ा हो गया। सतीश को तुम लोगों ने कहाँ छुपा कर रखा है ये तो मैं पता लगा कर रहूँगा और बाकी 2 लोगों के बारे में भी बहुत जल्द पता लगा लूँगा, वो गुस्से में बोला और वहाँ से जाने लगा। तभी उसके कानों में कीर्ति की आवाज़ पड़ी जिसने कहा, निर्वाण कपाड़िया और जतिन जुनेजा बाकी के 2 कल्प्रेट्स। कीर्ति वैसे ही बेड पर लेटे हुए बोली और करवट लेकर अपनी एक हथेली पर अपना सर टिका दिया। तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? माहिर ने सवाल पूछा। हेल्प नहीं, चैलेंज दे रही हूँ ठाकुर। पहुँच सकते हो तो हमसे पहले पहुँच कर दिखाओ। कीर्ति ने टेढ़ी मुस्कुराहट लिए कहा और अपनी एक आई विंक कर दिया, जिस पर माहिर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली। 1 नंबर की बेशर्म लड़की हो तुम, वो गुस्से से भनभनाया। कीर्ति उठकर उसके पास आई और उसके शर्ट के कॉलर पकड़कर दीवार से सटाकर बोली, अगली बार मेरे इतने करीब से नाराज़गी जताने से पहले एक बार सोच लेना ठाकुर, वरना कच्चा चबा जाऊंगी। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो दोबारा तुम्हारे करीब आऊँगा? उसकी बात सुनकर कीर्ति हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली,
पागल कुत्ते लेना सही, पर पागल बिल्ली ने जरूर काटा है। इसकी हरकत पर माहिर ने गुस्से में उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और भनभनाते हुए कमरे से बाहर जाने लगा। बाहर जाने से पहले अपने चेहरे को साफ करते जाना ठाकुर, वरना इज्जत का फालूदा बन जाएगा। उसके कानों में कीर्ति की आवाज़ पड़ी। उसने गुस्से में अपना रुमाल निकाल कर अपने चेहरे को साफ करके बाहर चला गया। कीर्ति के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। ठाकुर, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, गुस्से में भी काफी हॉट लगते हो। पर जो भी हो, अब तुम सिर्फ कीर्ति खन्ना के हो, सिर्फ कीर्ति खन्ना के। आई लव योर एटीट्यूड। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।